Hello students, in the last video we have learnt about Romanticism and the role played by the Romantics in spreading the concept of nationalism all over the Europe. हमने लास्ट वीडियो में रोमांटिसिज्म क्या होता है वो मैंने समझाया था और हमने ये भी समझाने की कोशिश किया था कैसे रोमांटिक जो फीलिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है इन स्प्रेडिंग द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं उसका एक थोड़ा सा समरी आपको समझा दे रहा हूँ। रोमांटिसिज्म लिटरेचर में अर्थ होता है अ लव टुवर्ड्स नेचर, नेचर के प्रति लव। ये जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट देने वाले जो राइटर थे उनका नाम था जॉन जैक रूसो, जिसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। रूसो ने एक स्टेटमेंट दिया था बैक टू नेचर। इससे कुछ पोएट्स इंस्पायर्ड हुए थे, बेसिकली दो पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एच.टी. कॉलरिज। इन लोगों ने मिलकर के सन 1802 में, वैसे 3 बार पब्लिश हुआ था पर 1802 का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1802 में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, उस बुक का नाम था लिरिकल बैलेड्स। ये बुक के प्रीफेस पे, इंट्रोडक्शन पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को डिफाइन किया था। इससे पहले जितने भी पोएट्स जो थे वो सटायर लिखते थे, एक दूसरे पे लैम्पून लिखते थे, मतलब एक दूसरे पे कमेंट करते थे, एक दूसरे पे व्यंग्यात्मक कविताएं लिखते थे, व्यंग्यात्मक प्लेज लिखते थे। बट आफ्टर द रोमांटिक्स थिंग्स चेंज्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था अपने प्रीफेस में कि पोएट्री इज रिकलेक्शन ऑफ इमोशंस इन ट्रैंक्विलिटी। मेमोरीज एंड इमोशंस का रिकलेक्शन ट्रैंक्विलिटी में, ट्रैंक्विल सिचुएशन में पेन डाउन करना, उसको पोएट्री कहते हैं। दैट मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने इमोशंस को प्राथमिकता दी, इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उस समय यूरोप में सबसे बड़ा जो इमोशंस था दैट वाज ऑफ नेशनलिज्म, एंड कहीं ना कहीं जो रोमांटिक्स थे दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। इसी में आपको एक जर्मन राइटर के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, जोहान गॉटफ्राइड हेडर। इन्होंने क्या था, ही इज अ फोकगाइस्ट। फोकगाइस्ट मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ इंस्पायर्ड थे। इन्होंने क्या कहा कि जो पोएम का या जो राइटिंग्स होगा इट शुड बी इन अ लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को इंस्पायर किया जा सके और जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है उसको फैलाया जा सके। जो मेन क्रक्स था, जो मेन थीमेटिक कंसर्न था मेरे लास्ट वीडियो का, वो ये था कि नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है सिर्फ लड़ाई से या दूसरे के ज़मीन को कैप्चर करने से नेशनलिज्म नहीं फैला। नेशनलिज्म को फैलाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है दैट इज़ ऑफ कल्चर, दैट इज़ ऑफ लिटरेचर। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था। अगर हम कंपेयर करें द यूरोपियन कंसेप्ट को, हम कंपेयर करें द इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो आपको बहुत हद तक आपके आंसर्स मिलेंगे। आप बहुत सारा मूवी देखे होंगे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह या द वॉर ऑफ 1857, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़े होंगे। तो उस समय जो लोग थे, पोएट जो थे ड्यूरिंग द आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, उन्होंने कल्चर का, उन्होंने लिटरेचर का सहायता लिया। ऐसी बहुत सारी कविताएं की रचना की गई जो आगे जाकर के बहुत सारे गीत बने। वही गीत लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहन दिए और धीरे धीरे लोगों ने स्वतंत्रता गेन करने के लिए मार्च निकाला। फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी ने अपने बुक आनंद मठ में लिखा था। देन वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन, जिससे हम लोग का अभी नेशनल एंथम हो गया। देन वी हैव भगत सिंह में आप मूवी में देखे होगी, मैं रंग दे बसंती चोला। देन वी हैव सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं कल्चर और ट्रेडिशन या फिर लिटरेचर से लिए गए हैं जो इंडिया में नेशनलिस्टिक फीलिंग को फैलाने में काम आया। सिमिलरली यूरोप में जो राइटर्स थे उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारे प्लेज लिखे ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। नेशनलिज्म क्या है, नेशन स्टेट का बनना क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग को एक मोनार्कियल गवर्नमेंट से दूर हट करके अपना एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की तरफ बढ़ना चाहिए, ये इन राइटर्स ने समझाया। एंड दे आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ऑल ओवर द यूरोप। वैसे लिबरल मिडिल क्लास है, पर ये लिबरल मिडिल क्लास भी कहीं ना कहीं इन राइटिंग से ही इंस्पायर्ड था। जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, जॉन लॉक के बारे में, वोल्टायर के बारे में, रूसो के बारे में, मॉन्टेस्क्यू के बारे में, ये लोगों ने जो लिखा था उसको मिडिल क्लास आपके सलून में, कॉफी हाउस कल्चर में पढ़ते थे, वो स्प्रेड करते थे। जो लिबरल मिडिल क्लास है दे आर द पायोनियर्स, वो लीडर्स हैं जिन्होंने चीज़ को स्प्रेड किया। बट जिससे इंस्पिरेशन ड्रॉ हुआ
वो था हमारा लिटरेचर कंसेप्ट। ठीक है, आई गेस रोमांटिसिज्म थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर हो। आज जो मैं चीज़ फोकस करने जा रहा हूँ, जो मैंने थोड़ा सा फोकस किया था लास्ट क्लास में, उसको मैं थोड़ा इन डेप्थ लेके जा रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का महत्व। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लैंग्वेज, हमको लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, भाषा क्या करता है, तो सिंपल डेफिनेशन होता है हिंदी में अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। लैंग्वेज इज अ मीन्स फॉर ट्रांसमिटिंग आवर इमोशन फ्रॉम वन टू अनदर। बट सिर्फ यही डेफिनेशन काफ़ी है? नहीं। अगर आप हिस्ट्री कंसेप्ट में देखोगे तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं इज अ ग्रेट वेपन, एक हथियार भी है। आप जैसी भाषा बोलते हो, सुने नहीं हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ये तो कहने के लिए है। बट द पॉइंट इज दैट वन मोर थिंग आई एम ट्राइंग टू, जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ समझिए कि लैंग्वेज जो है, कल्चर जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लेव्स। किसी को गुलाम बनाना हो, किसी को अपने अंडर रखना हो, तो दो तरीके हैं। एक तो आप फिजिकली उससे हष्ट-पुष्ट हैं तो आप उसको दबा सकते हैं, पर आप तब तक ही दबा पाइएगा जब तक आप फिजिकली उससे फिट हैं। जिस दिन वो आपसे फिट हो गया उस दिन आपकी खैर नहीं। ठीक है। देन द सेकंड थिंग इज दैट आप उसको साइकोलॉजिकली स्लेव बनाइए, द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वहाँ पे लैंग्वेज और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं पहले इंडिया और ब्रिटिश का एग्जाम्पल दूंगा। जो ब्रिटिशर्स थे, स्पेशली मैकॉले, वो जब इंडिया की तरफ आए, उन्होंने अपना स्टडी किया, क्लास 8 में 7th में पढ़े होंगे। ही रिमूव द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो हमारे पास पाठशाला, गुरुकुल्स या मदरसास था, इन सबको बंद करवा दिया। एंड स्टार्टेड मोर कंसंट्रेटिंग ऑन स्कूल्स एंड इंग्लिश एजुकेशन। वो टाइप का एजुकेशन जहाँ बच्चों को सिखाया जाता था कि ब्रिटिशर्स वर सुपीरियर एंड इंडियंस वर जस्ट अ पीपल ऑफ मियर सुपरस्टिशियस। जो इंडियंस थे वो बस सुपरस्टिशियस थे, लाइक स्नेक चावर्स एंड ऑल, एंड जो ब्रिटिशर्स थे दे वर हाईली क्वालिफाइड, दे वर हाईली इंटेलिजेंट। इससे क्या हुआ, जो धीरे धीरे जो बच्चे आ रहे थे, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द वेस्टर्न पीपल, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द वेस्ट। वो वेस्ट की तरफ या इंग्लैंड की तरफ ज़्यादा आकर्षित थे, क्योंकि उनको बचपन से वही पढ़ाया जा रहा है। यही भाषा यहाँ सामने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारी संस्कृति को मार करके उन्होंने अपनी संस्कृति हमको पढ़ाना स्टार्ट किया, ताकि हम उनसे इंस्पायर्ड हो जाए और अपनी संस्कृति भूल जाए, उनको मालिक किया, उनको अपना ओनर, गुलाम, इस चीज़ को बिलीव करते जाए। इसको बहुत सारे इंडियंस ने डिबंक किया। उनमें से एक राइटर है नामवर सिंह, जिसके बारे में आप कभी पढ़ोगे फ्यूचर में। उन्होंने लिखा था एक टेक्स्ट, डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड। वो बहुत थोड़ा टिपिकल चीज़ में आ गया, सॉरी, बट मैं जो कहने का चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि भाषा एक वो माध्यम है जहाँ पे एक ऑप्रेसर, एक शासनकर्ता अगर किसी को गुलाम बनाना चाहता है, वो भाषा उसकी चेंज कर दे, अपनी भाषा पढ़ाए, अपना ट्रेडिशन पढ़ाए, तो जो व्यक्ति है वो अपना कल्चर भूल जाएगा। जो स्लेव है, जिसको स्लेव बनाना है, वो स्लेव अपना कल्चर भूल जाएगा। वो ही विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ ब्रिटिशर, ही विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक द ऑप्रेसर। ठीक है। ये चीज़ यूरोप में देखने को मिलता है जब रसिया ने पोलैंड पे कैप्चर किया था। जब रशिया ने पोलैंड पर अटैक किया और पोलैंड को कैप्चर कर लिया, जो पहला लॉ उसने इम्प्लीमेंट किया था पोलैंड में, वो था रिमूविंग या सब्स्टिट्यूटिंग द पॉलिश लैंग्वेज विथ रशियन लैंग्वेज। उसने पॉलिश लैंग्वेज को हटा करके रशियन लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट किया, ताकि जो पोलैंड के बच्चे हैं वो धीरे धीरे अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन भूल जाएं और धीरे धीरे वो रशिया को एडॉप्ट कर लें एंड दे बिकम मोर लाइक रशियन पीपल। इससे क्या होगा, पोलैंड जो है वो कभी रेजिस्ट नहीं करेगा गुलामी को, और पोलैंड विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रशिया। यही ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करने की कोशिश किया था, बट जो पॉलिश लोग थे वो इस चीज़ को समझ गए थे एंड दे काउंटर्ड द रशियन अटैक बाय लैंग्वेज ओनली। रशिया ने क्या किया, लैंग्वेज बदल करके पोलैंड को कैप्चर करके उसको डोमिनेट करने की कोशिश किया। कॉन्ट्रेरी में पोलैंड के लोगों ने क्या किया, अपनी भाषा को और प्रोपोगेट और फैलाना स्टार्ट किया, और लोगों के बीच में पॉलिश लैंग्वेज यूज़ किया, ताकि उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, उनकी भाषा जिंदा रहे, ताकि जो रशियंस है उनका ट्रेडिशन कल्चर ना मिटा सके, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको परमानेंट गुलाम नहीं बना सके। इसका बेस्ट एग्जांपल हमको मिलता है एक सिंगर के बारे में जिसका नाम है कैरोल ट्रुपिंस्की। ही इज़ अ वेरी फेमस ओपेरा सिंगर। इन्होंने दो अपने फेमस जो क्या कहते हैं उसको, दो फेमस सॉन्ग्स या सम कंपोजिशन, उसका दो नाम है, वन इज पोलमाइज एंड वन इज मजूरका। इसको
उन्होंने इस तरीके से फॉर्मुलेट किया, इस तरीके से लोगों के बीच में रखा, इट बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। जैसे हमारे इंडिया में था, बहुत सारे कविता, स्पेशली वंदे मातरम का जो गीत आया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, ये कहीं ना कहीं एक हमारा सिंबल हो गया था नेशनलिस्टिक फीलिंग का। कहीं भी कोई अभी भी देखो, लोग वंदे मातरम का भी नारा लगाता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा अभी भी लगता है। तो ये जो नारा है, ये जो कविताएं जो उसमें लिखी गई थी, कहीं ना कहीं एक नेशनलिस्टिक सिंबल का प्रतीक बन जाता है। वैसे इन्होंने 2 पोएम जो था ओपेरा का, उसको एक नेशनलिस्टिक सिंबल बना दिया पूरे पोलैंड में, और लोग इसको सुन करके कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो कल्चर है, पॉलिश कल्चर है, उसको जिंदा रख सके। इसके अलावा चर्च जो था पोलैंड में, उसने भी अपना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चर्च में हर संडे मासेस होते हैं, संडे प्रेयर जिसको कहते हैं। जो क्रिश्चियंस होते हैं चर्च में जाते हैं, द प्रेयर, वहाँ पे जो प्रीस्ट होता है, जो फादर होता है, ही सरमन्स, द पब्लिक सरमन, मतलब प्रीचिंग देते हैं, सिखाते हैं, कुछ बाइबल पढ़ते हैं, कोई टेस्टामेंट, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं जिससे लोग उनके बारे में सुनते हैं। इस टाइम पीरियड में जो संडे मास, जहाँ पे लोगों का गैदरिंग ज़्यादा था पोलैंड में, वहाँ पे जितने भी फादर्स थे या फिर बिशॉप्स थे, दे स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश लैंग्वेज। Instead of saying in English, instead of saying in Latin or something else, they started focusing more and more on Polish language। से क्या हुआ, जो Polish language, जो पहले डर था कि रशिया उसको रशियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर देगा, वो रिप्लेस नहीं कर पाया, और जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने रशिया को ही काउंटर किया। उनकी कहते हैं, उनकी जो षड्यंत्र है उसको रोकने, लैंग्वेज का जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था, उसको उन्होंने काउंटर किया अपने लैंग्वेज के साथ। इसके कारण बहुत सारे जो फादर्स थे, बिशॉप्स थे, वो अरेस्ट भी हुए। बट कहीं ना कहीं पोलैंड जो था सक्सीडेड, द पॉलिश पीपल सक्सीडेड इन सेविंग इट्स कल्चर, इट्स ट्रेडिशन, इट्स लैंग्वेज, लाइक वी इंडियंस डिड। ठीक है, आई गेस इस वीडियो में जो पॉइंट मैंने क्लास वीडियो में नहीं समझा पाया था क्लियरली, आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर क्लियर। आई टोल्ड यू द कंसेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। एक बार अपने बुक को पढ़िए, ट्राई टू गूगल इट। अपार्ट फ्रॉम रोमांटिसिज्म, मैंने आपको समझाया कैसे रोमांटिसिज्म और नेशनलिज्म आपस में इंटरलिंक्ड है। रोमांटिसिज्म जो है एक लिटरेरी मूवमेंट है जो इमोशंस पर फोकस करता है, कि इमोशंस को सर्कुलेट करना है, और उस समय जो सबसे बड़ा इमोशन था वो क्या था, नेशनलिस्टिक फीलिंग का। इसलिए रोमांटिक्स जो थे वो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसी में हमको एक चीज़ समझ में आता है अबाउट वर्नाकुलर लैंग्वेज, कि वर्नाकुलर का इंपॉर्टेंस है। तो वर्नाकुलर एक लोकल लैंग्वेज है, अगर हम इंग्लिश में सबको भाषण दें तो लोग नहीं समझेगा। वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चीज़ें समझा पाएंगे, इसलिए लोकल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस होना जरूरी है। दैट्स वर्नाकुलर लैंग्वेज। फिर मैंने आपको नेक्स्ट चीज़ समझाया, दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद अगेन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ था।